जय हिंद। अभी जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि किस तरह से इंडियन पॉलिटी का जो संवैधानिक विकास है वो चल रहा था। तो संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोग देखे थे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 1813 का चार्टर अधिनियम, उससे पहले हम देखे थे 1793 का, उससे पहले हम देखे थे 1786 का चार्टर अधिनियम। 3 चार्टर अधिनियम को हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन होने से क्या होगा कि आपको रिकॉल हो जाएगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या 3 या 4 चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी बात है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से रिवीजन के तौर पर। सबसे पहले क्या हुआ कि वीटो का अधिकार मिला किसको, उसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको वीटो का अधिकार मिला। तो उसमें कौन मिला था, गवर्नर जनरल कौन थे उसमें, बेलेजली के समय ये वीटो का अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के तहत, जो 1786 का एक्ट आया उसके तहत वीटो का अधिकार मिला कि आप जो है परिषद, जो गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए परिषद बनाया गया था, परिषद के जितने भी सदस्य हैं कोई निर्णय लेंगे अगर परिषद के सदस्य, तो उस परिषद के निर्णय को कौन खारिज कर सकता है, जो गवर्नर जनरल है वो खारिज कर सकता है और क्या होगा उसके बदले में अपना निर्णय दे सकता है। ये किसको अधिकार मिला था, गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार मिला था। इसको हम वीटो पावर भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर थे, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फॉर्मेशन किया गया था, 6 मेंबर थे उसमें। तो 6 मेंबर का जो अब वेतन मिलेगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। पहले होता था कि ये ब्रिटेन की सरकार देती थी राजस्व, लेकिन अब जो उसका वेतन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से, जो भारत के संचित निधि राजस्व जो है उससे आपको मिलेगा। तो ये हम 2 चीज़ देख लिए थे। इसके बाद देखेंगे जब 1813 का चार्टर एक्ट हम पढ़े थे तो उसमें हम बताया गया था कि भारत में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितने भी व्यापारिक एकाधिकार मिला था, एकाधिकार जो मिला था कब, जब फॉर्मेशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 को जब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सहमति प्रदान की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको हम विशेषाधिकार देते हैं भारत में क्या करने का, व्यापार करने का। तो समय समय पर क्या हुआ, ये व्यापार एक्सटेंड होता गया, टाइम पीरियड एक्सटेंड होता गया। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें क्या हुआ कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है। मतलब कि आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती है, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़कर। एक चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। उसके बाद जो चाय का व्यापार होगा वो किसके पास रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। तो इतना हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखा था कि शिक्षा के विस्तार के लिए, जो धार्मिक शिक्षा है उसके विस्तार के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक आवंटन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ईसाई के मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सहमति प्रदान की गई ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो कब प्रदान की गई, 1813 ईस्वी में। मतलब अब क्या होगा कि ईसाई धर्म के लोग जो हैं भारत में आकर अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि 1773 ईस्वी में, 1773 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे उस समय। तो उसको किसको बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। कब बनाया गया, 1773 में। 1773 से पहले बंगाल में क्या होते थे, गवर्नर। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ किसमें निहित कर दी गई, गवर्नर जनरल के। जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा अब वही भारतीय नागरिक के जो भी अधिकार है उसके बारे में निर्णय लेगा, और जितना भी सैन्य नीतियाँ जो है, सेना के संबंधित कोई भी युद्ध लड़ना हो, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो सेना के संबंध में, वो किसके अंदर कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया। इससे पहले हम लोग देखे थे जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर मुंबई का और मद्रास का, दोनों के गवर्नर को इसके अंदर अधीन कर दिया गया था। अब हम देखते हैं क्या हुआ कि विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है 1828 से 35,
28 से 35। क्या हुआ कि विलियम बेंटिंग जो थे वो 1828 में इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या बन जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। देखिए 2 साल ये काम करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, 33 से लेकर 35 तक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बात करेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। देखिए विधायी शक्ति क्या होता है, मतलब विधान बनाना, मतलब संविधान कुछ नियम कानून बनाना खुद से, तो क्या होता है, विधायी शक्ति होता है। इससे पहले क्या था, जब 1833 का चार्टर एक्ट नहीं आया था उससे पहले होता था कि कुछ मामलों में जो मद्रास के गवर्नर हुए, बम्बई के गवर्नर हुए, कुछ मामलों में वो अपने क्षेत्र में खुद से कानून बनाते थे। उस सिचुएशन को देखते हुए वो उनको कानून बनाना पड़ता था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि अब जो है मद्रास के लिए भी कानून और मुंबई के लिए भी कानून कौन बनाएगा, जो भारत के गवर्नर जनरल है उसके अधीन कानून बनाया जाएगा, जो उनका मंत्रिपरिषद है उसके थ्रू कानून बनाया जाएगा। तो ये विशेषाधिकार जो है उनसे छीन लिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त करके पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया। अब क्या हुआ कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक मामला को ख़त्म कर दिया। कहा कि इतना दिन व्यापार किया, अब तुम व्यापार छोड़ दो। भारत पे क्या हुआ कि लगभग बहुत सारा एरिया भारत के जो है वो कब्जा कर लिया था, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक मामला है तो उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उसको कहा गया कि आप प्रशासनिक कार्य देखिए, मतलब प्रशासन करिए, राज करिए भारत पे, क्योंकि भारत पर इतना अधिकार आप कर लिए हैं तो आपको आप व्यापार करने की ज़रूरत ही क्या है, मतलब आप प्रशासन करिए, मतलब शासन का काम करिए। तो इसके थ्रू कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू कहा गया कि क्या करिए, आप व्यापारिक कार्यों को छोड़िए और प्रशासनिक निकाय को आप संभालिए, मतलब प्रशासन की देखरेख करिए, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर आपका आधिपत्य है, कब्जा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल सेवक को। देखिए यह एक ऐसा कानून था जिसको लागू नहीं किया जा सका। देखिए एक्ट में तो आया था, एक्ट में तो ये आया था लेकिन लागू नहीं किया जा सका। किसके वजह से, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो व्यक्ति थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जितने भी व्यक्ति थे उन सभी ने क्या किया, विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद जो यह नियम जो आया था इसको लागू नहीं किया जा सका। अब हम देखते हैं कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा भारतीयों को किसी भी पद के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीयों को जो है किसी भी जाति, धर्म और जगह के अनुसार क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले होता क्या था कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पद होते थे उसमें भारतीयों को नहीं भर्ती किया जा सकता था, मतलब जो ऊंचे पद थे उसमें भारतीयों को भर्ती नहीं किया जाता था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग समझते थे जब ऊंचे पद पे ये लोग आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये भारतीयों के हित के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोग अच्छे तरह शासन नहीं कर सकते हैं, मतलब दोहन नहीं कर सकते हैं भारतीयों को। तो इसलिए क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों को शुरू में क्या होता कि जाने के लिए नहीं देता था, वंचित किया जाता था। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या हुआ कि उसके बाद कि यह नियम जो है लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह नियम लागू होगा कब, जब 1861 का चार्टर एक्ट आएगा तब। 1861 का हम चार्टर एक्ट आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सिविल से संबंधित एक नियम आएगा, उसके थ्रू क्या होगा, सिविल सेवा का एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे, लंदन में। उसके बाद इसके 2 साल बाद 1863 में जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या करेंगे, सिविल सेवा का एग्ज़ाम पास करेंगे और भारत के प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये 1863 है। सिविल सेवा जो एक्ट है वो कब लागू हो जाएगा, 1861 में, लेकिन ये लागू करना चाहता था कब, 1833 में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण क्या हुआ कि यह नियम लागू नहीं किया जा सका और 1861 में यह नियम लागू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। देखिए हुआ क्या था कि मंत्रिपरिषद जो था, जो भारत के गवर्नर जनरल को अब मदद करने के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाया गया था, उसमें क्या हुआ कि एक विधि अधिकारी के तौर पर लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। मतलब भारत में अब जो विधि संबंधित जो नियम कानून बनाएगा उसकी देखरेख करेगा, कौन करेगा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को परिषद का सदस्य बनाया गया, लेकिन उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अभी प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे, देखिए संवैधानिक विकास है, भारत ने क्या किया है, यही जो रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है 1947 तक। हम देखेंगे कि भारत ने कहीं कहीं से क्या हुआ, कुछ कुछ चीज़ों को लिया है अपने संविधान में। जो अभी संविधान हमको दिख रहा है भारत का संविधान, उसमें इसी चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ चुराया गया है, लिया गया है। तो क्या हुआ कि देखिए 1833 के चार्टर एक्ट से भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 लिया गया है। कौन सा? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या कहता है कि भारत का अटॉर्नी जनरल होगा। भारत में क्या होगा? एक अटॉर्नी जनरल होगा जो भारत के विधि संबंधी नियमों को देखरेख करेगा और संसद के किसी भी सदन में वो बैठ सकता है, लेकिन सदन में वोटिंग नहीं कर सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? 76 में। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता था उसी कहाँ से लिया गया? जैसे लॉर्ड मैकाले को परिषद का सदस्य बनाया गया, ये विधि अधिकारी थे, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो प्रेजेंट में अभी हम लोग के पास है, अभी जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है, वो भारत के विधि अधिकारी हैं। उसी तरह से यहाँ पे लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि उसे केवल परिषद की बैठकों में शामिल होने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था। तो हम बता दिए हैं कि क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले को परिषद का सदस्य बनाया गया, विधि के अधिकारी के तौर पर सदस्य बनाया गया, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। मान लीजिए कि परिषद में कोई नियम कानून बना, उसमें वोटिंग हो गया। वोटिंग होने के बाद क्या हुआ कि बराबर का मामला आ गया, तो उसमें क्या होगा कि ये जो लॉर्ड मैकाले हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा उसमें। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। देखिए जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें एक विशेषाधिकार मिला था। किसको? जो गवर्नर जनरल उसमें बने थे भारत के, उसको एक विशेषाधिकार ये मिला था कि आप क्या करिए कि विधि से संबंधित संहिताकरण मतलब क्या होता है? जो नियम कानून है उसको आप क्या करिए? संग्रह करिए और देखिए भारत की क्या परिस्थिति है, उस समय क्या क्या नियम कानून बनाना चाहिए। तो अपॉइंट किया गया किसको? लॉर्ड मैकाले को। उस समय क्या थे कि देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने बोला कि मैकाले इधर आओ। तो मैकाले आया, बोला जी सर बताइए, तो तुमको क्या करना है कि जितने भी नियम कानून हैं अभी प्रेजेंट में और जो बनना चाहिए, जो नियम कानून जो पहले से है उसको क्या करो, एक बुक में संहिताकरण करो, मतलब एक बुक में उसको संकलित करो, फॉर्मेशन करो। तो मैकाले ने कहा जी सर हम लोग ये कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया? एक समिति का गठन किया। किसने? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी। कब? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य। उस समिति में कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे, मेंबर थे। की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया। एक क्या बनाया गया? एक विधि आयोग। जिस तरह से अभी विधि आयोग का निर्माण होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय ये विधि आयोग का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? कहने पर हुआ था। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके कहने पर कौन किया था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। तो उसके बाद लॉर्ड मैकाले जब संहिता लिख रहा था, जब विधि को लिख रहा था, तो उसने एक नियम को नोटिस किया और बोला कि महाराज, तो बोला कि हाँ बताओ, कि अभी जो हम देखते हैं कि भारत में क्या है, एक दास व्यवस्था है, दास जो प्रथा है उसको समाप्त करने की मतलब हम लोग को मन है, मेरा मन है कि इसको समाप्त किया जाए। वो ये ठीक नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि भारत में जितने भी गरीब लोग हैं उनको दास के तौर पर विदेश में भेजा जाता है, दूसरे देशों में जाकर उनको काम करवाया जाता है और उचित पैसा भी नहीं देता, सिर्फ खाना दिया जाता है और काम किया जाता है, एक दास के तौर पर रखा जाता है। तो ये हमको ठीक नहीं लगता। इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। तो देखो हुआ क्या था कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया, लेकिन लिख कब रहा है ये लिख रहा है 1833 के चार्टर अधिनियम के तौर पर लिख रहा है, लेकिन ये ख़त्म हुआ नहीं था। ख़त्म कब जाके होगा? 1843 में जब लॉर्ड एलन बरो भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा, उस समय ये क्या होगा, पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन इस समय क्या हुआ कि विलियम बेंटिक का कहा
कि ठीक है अभी लिख दो नियम कानून, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये कहा गया किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। और उस समय ये ख़त्म नहीं किया गया था, लेकिन लिख दिया गया था उसी समय जब संहिता बन रहा था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा संहिता जब बन रहा था, तो उसी दौरान क्या हुआ कि ये लिख दिया गया था कि भारत में क्या है, इस एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया। मतलब ये नियम के विरुद्ध नहीं है, इसको क्या किया जाए, बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, दास प्रथा को हटाया जाए। तो ये किसने बोला था, मैकाले ने बोला था। और मैकाले लिख भी दिया, उस चार्टर अधिनियम में लिख भी दिया, और आर्टिकल 5 के तौर पर वो लिख दिया था। जब हम बात करेंगे 1843 में, आगे हम जब जाएंगे तो उसमें हम बताएंगे एलन बरो, किसके समय में, एलन बरो के समय में, एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो का जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जब बन के भारत आएंगे, उसके समय में क्या होगा, ये 1843, इनका जो कार्यकाल है 1842 से 44, इनका 2 साल का कार्यकाल होता है। तो उसी दौरान क्या होगा कि एलन बरो के समय में ही ये दास प्रथा का उन्मूलन होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम देखेंगे 1833 का हम देख लिए, 1853 का हम चार्टर अधिनियम देखेंगे। तो आज हम क्या देखें कि 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करने वाले हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को परिषद के, जो गवर्नर जनरल के लिए परिषद बनाया गया था, परिषद में क्या होता था कि उसको प्रशासनिक अधिकार और उसके बाद क्या होता था विधायी अधिकार, दोनों अधिकार मिला हुआ था पहले। तो इस अधिनियम की क्या हुआ कि इसमें गवर्नर जनरल के जो प्रशासनिक अधिकार था उसको अलग कर दिया गया, विधायी अधिकार को अलग कर दिया गया, दोनों अधिकार को बांट दिया गया। तो क्या हुआ कि प्रशासनिक अधिकार गवर्नर जनरल के हाथों में रहने दिया, और जो विधायी अधिकार, विधायी क्या होता है कि जो विधान बनाने का अधिकार होता है, जो नियम कानून, जो संविधान के बारे में जो निर्माण करने का जो अधिकार होता है, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम बोलते हैं 12 सदस्यीय कमेटी, 12 सदस्यीय कमेटी बोलते हैं। तो विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद AILC, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया। भारत के जो प्रांतीय और क्षेत्र जो था उसका जो प्रतिनिधि बनाया गया, उसमें किसमें, परिषद में, जो परिषद का गठन किया गया था उसमें जो प्रांत था भारत का उसका प्रतिनिधित्व दिया गया। और इसमें एक नारा भी दिया गया, एक स्लोगन भी था कि क्या, इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हम भारतीयों को दे रहे हैं। किसके द्वारा, ब्रिटिशरों के द्वारा ये बताया गया कि यह जो अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व देंगे। तो इसमें हुआ क्या कि 12 में से 4 का जो चयन होगा, कहाँ से होगा, बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से और आगरा से, ये 4 जगह से 4 व्यक्तियों को उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा। और किसके द्वारा, जो प्रांत के सरकार है, जो प्रांत में से सरकार है उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए कि किस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का प्रशासनिक काम और विधायी काम दोनों पहले एक साथ हुआ करता था, उसको अलग करने की कोशिश की गई। और क्या हुआ कि इसका जो बाध्यकारी जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल क्या होगा, परिषद जो कानून बनाएगा, अगर कानून उसको ठीक नहीं लगा तो क्या होगा, वो निरस्त कर सकता है, मतलब अपने विवेक के अनुसार वो काम कर सकता है। तो ये परिषद तो बना दिया गया, लेकिन जो सर्वोपरि बनाया गया वो किसको बनाया गया, गवर्नर जनरल को सर्वोपरि बनाया गया। तो एक ये देखते हैं कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल बनाया गया था, कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल गवर्नर जनरल जब बनाया गया था तो उस समय क्या हुआ था कि बंगाल का जो एरिया था बहुत बड़ा एरिया था। तो बहुत बड़ा एरिया था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि काम का लोड बढ़ गया। पहले विधायी शक्ति था और उसके बाद प्रशासनिक शक्ति आ गया, तो दोनों शक्ति उस समय पहले मौजूद था। तो इस एक्ट के तहत बताया गया कि प्रशासनिक जो इकाई है उसको अलग किया जाएगा, विधायी इकाई है उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद गवर्नर की हेल्प कर लिए, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। कौन सा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, जो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल की मदद करेंगे। तो आज हम लोग देखे हैं 1833 का चार्टर एक्ट और उसके बाद देखें 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग लेकर आएंगे उसमें हम 1858 के चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप, हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप एक बार या 2 बार वीडियो को देखिए,
बार बार देख के उसको क्या करिए, नोट्स बनाने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करिए, याद करके करने की कोशिश कीजिए इसको। और देखिए, जहाँ भी दिक्कत आपको लगता है कि आप किसी बुक का हेल्प लीजिए। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं वो आपको बुक पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा और मदद मिलेगा। मतलब जितना चीज़ हम पढ़ाते हैं इससे मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ ही आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ ही देखते हैं। बुक में क्या होगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो भी चीज़ उसमें दिया रहता है, तो हम लोग क्या है सेलेक्टिव चीज़ को हम बताते हैं। तो अगर क्या होगा कि आप लोग क्या करिए कि नोट्स बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है, उसको बार बार देखना मतलब उतना फ़ायदे नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, नोट्स अगर रहेगा तो आप कम समय में उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।